हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा एडिशनल सैम्पल पेपर है केमिस्ट्री का, उसका डिटेल सॉल्यूशन, और ये हर एक बच्चे के लिए मस्ट है। अच्छा, इससे पहले वाला जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, और ये मस्ट क्यों है? सो दैट आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को समझ सको, नए पेपर पैटर्न को आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया है और बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप लोग खुद से कितना पढ़ रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि हमारा टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट सारे नोट्स पीडीएफ लिंक प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक व्हाट्सएप चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी, सर्च करने से नहीं मिलेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी रेगुलर लिंक आपको मिलते रहेंगे। और अगर एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जब आप इस सैम्पल पेपर को देखोगे, और किसी बच्चे ने अगर मेरी इस वीडियो को देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, सैम्पल पेपर के रिलीज होने से बहुत पहले बना दी थी, आप देखोगे कि मोस्टली टॉपिक लगभग 90% टॉपिक वही हैं कि जो सर ने बोले हैं इंपॉर्टेंट। हर एक चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं और उन्हीं से सारे क्वेश्चन बने हुए बैठे हुए तुम्हारे, ध्यान से देख लेना। ठीक है, और हर एक नोट्स आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको वन शॉट करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज करा रखी है। और अभी देखो कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अंदर से आए हुए हैं, तो डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज भी आने वाली है, और डायमंड क्वेश्चन एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कराऊंगा कि हाँ भाई इससे बार कुछ बने ना। ठीक है, और हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करो या ना करो, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दिया करो। एंड बस एक लास्ट बात और, दैट इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ बेस्ट सैम्पल पेपर एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो ये आपका केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है, आपके भारत सर का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पास्ट ईयर के सैम्पल पेपर हैं, और इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस है, डिटेल सॉल्यूशन है, तो बहुत बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए को। देखिए, जो एडिशनल सैम्पल पेपर है उसमें क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ऐसे नहीं, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को समझना है और फिर हमने आंसर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सुनीता सेटअप 3 सेल एज शोन बिलो। ठीक है, 3 सेल हैं जो कि बिलो शो किए गए हैं, सेल पी, क्यू एंड आर। ठीक है, अब एक में इसने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे रखी है, कुछ इस तरफ है। एक में तो बिल्कुल ही इधर ऐसा हो गया है, और एक में इस तरफ है इलेक्ट्रॉन, और करंट ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। करंट इसमें इधर है आई, इसमें इधर है आई, और इसमें तो कोई जा ही नहीं रहा। उसने क्या किया है, यहाँ से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया। सी अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इन ऑल दी 3 सेल, द पोटेंशियल इज इंक्रीज स्लोली। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल उसने अप्लाई किया उसको उसने धीरे धीरे इंक्रीज किया, टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्टेज, तब तक बढ़ाते गए जब तक वो 1.1 वोल्टेज हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए हुआ क्या। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, हैंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इन केस पी। कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ है, जिंक से कॉपर की तरफ है, और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ है, कॉपर से जिंक की तरफ है। ये बात सही है ना। हमें क्या बताना है, बहुत सारे बच्चे, इवन मैं भी मोस्टली ये गलती कर जाता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट ये नहीं देखते। तो पहले आपने ध्यान से देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया था इनकरेक्ट, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 2 पर। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस क्यू टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज 1.1 वोल्टेज। अब जो अपोजिंग वोल्टेज है जब तक वो 1.1 वोल्ट होगी, है ना। अब देखो यहां पर क्या हो गया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है, सेल की पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है, बट उससे पहले जब तक ये दोनों बराबर नहीं होते तब तक तो रिएक्शन हो रही थी ना, तब तक तो रिएक्शन इसमें चलती रहेगी। रिएक्शन तो बाद में रुकेगी ना, सेल काम करना तो बाद में बंद करेगा। ये है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, है ना। वो डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है भाई, सही दे रखी है। ये सेल क्यू के बारे में पूछा था। अब आगे आ जाओ। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजोल्व्ड एट कॉपर इलेक्ट्रोड इन केस पी। केस पी में जा रहा है कि जिंक जो है डिपॉजिट होगा। जिंक डिपॉजिट कैसे होगा, जिंक पे तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, रिडक्शन हो रही है। जिस पे रिडक्शन होती है ना वो डिपॉजिट होता है, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो डिजोल्व हुआ करता है, वो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से ये स्टेटमेंट जो है हमें गलत दे रखी है। और अगली स्टेटमेंट की तरफ चलो। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कॉपर से जिंक की तरफ, ये है ना, इस तरफ कॉपर इस तरफ जिंक है, और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ना एक शॉर्टकट याद करते हैं हम कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, ऐसा कुछ है ना, नोड पर नेगेटिव होता है, एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना। अच्छा, बहुत सारे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूंगा हर एक का आंसर भी करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कंपाउंड्स M and N have the general formula CnH2nO but different structural formula. Compound N belong to the homologous series where the first member contain 3 carbon atom. अच्छा, ये उस सीरीज से बिलोंग करता है जो 3 कार्बन एटम से ही शुरू होती है। तो बताओ 3 कार्बन एटम से कौन शुरू होता है? भाई कीटोन है जो शुरू होता है या नहीं? अगला है कंपाउंड M react with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dihydrogen chloride to yield a hemiacetal। देखिए यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात की गई है। अब हेमीएसिटल किस में बनता है? हेमीएसिटल बनता है एल्डिहाइड में। कीटोन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करता है और उसमें डायरेक्ट कीटल बनता है। इसमें एसिटल भी बनता है, हेमीएसिटल भी बनता है। अगर आप एक क्या ले लोगे, जैसे कि CH3 CH2 या कुछ भी होगा, जैसे एक एल्डिहाइड होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो भाई? अल्कोहल के साथ करवाते हो, तो क्या हो जाता है? यहां पर हमारे पास एक हेमी एसिटल बन जाता है। हेमी एसिटल बन जाता है। किसकी प्रेजेंस में होती है? HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर आप यहां पर 2 H2O के साथ रिएक्शन करवा दोगे, देन यहां पर क्या बन जाएगा? प्रॉपर एक एसिटल बनेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड M जो है वो क्या है आपका? एल्डिहाइड है, और कंपाउंड N जो है वो क्या है भैया आपका? कंपाउंड N जो है वो हमारे पास कीटोन होने वाला है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, 3 कार्बन से कीटोन ही स्टार्ट होता है, याद रखना ये बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग अ क्विज competition, team A and team B have to answer a tie question on the characteristics of RNA। RNA के बारे में क्वेश्चन पूछे गए है ना। टीम ए में कौन है? आद्रिका, साखो। टीम बी में कौन है? रौनक और रितामा। आद्रिका से ने बोला डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए मॉलिक्यूल का काम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, ये बात सही है। द सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स ऑफ आरएनए फोल्ड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की एक छोटी लाइन से उठाई गई बात है। देखो बायो वाले इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, बट मैथ्स वाले जनरली इसको नहीं पढ़ते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आरएनए के स्ट्रक्चर से पूछा गया। आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट कई बार वो खुद के अराउंड फोल्ड होकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना जाता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो अब तक तो टीम ए ने दोनों बातें सही की हैं। टीम बी पे आ जाओ। द कार्बन 2 एटम ऑफ द पेंटोज शुगर फॉर अ राइबोज न्यूक्लियोटाइड कंटेन एन OH ग्रुप। यस, जो पेंटोज शुगर होती है राइबोज की, उसमें OH ग्रुप होता है। जो पेंटोज शुगर होती है किसकी? डिऑक्सी राइबोज डीएनए की, उसके अंदर OH ग्रुप नहीं होता, उसका ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, तभी तो उसको डिऑक्सी बोलते हैं। तो ये भी बात सही है। अगली बात है द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए। देखिए जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर किया जाता है किसकी तरफ से? डीएनए के अंदर वो स्टोर होता है, मैसेंजर आरएनए की तरफ जाता है, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो सिर्फ आरएनए में स्टोर नहीं होता, वो डीएनए की तरफ से ही पास होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत दी गई है। तो यहां पर कौन विनर है? टीम ए विंस द क्विज एज बोथ responses are correct। आगे आ जाओ। what will be the changing in hybridization of carbon when a nucleophile attack the electrophilic center of carbonyl group। देखिए कार्बोनिल ग्रुप कुछ ऐसे होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O AB। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो एक डबल बॉन्ड है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। जब एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, न्यूक्लियस लवर होता क्या है? ये इधर चला जाता है और ये इधर ऐसे अटैक करता है। तो ये कार्बन इधर A, इधर B, इधर ऑक्सीजन, और इधर क्या आ जाता है? न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। और इवन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर बाद में इसके पास H पॉजिटिव भी जुड़ता है। तो ये C, इधर A, इधर B, इधर NU और इधर OH। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लो, अगर आप सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के अटैक तक ही देखो तो इसने 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है? sp3। तो आप बोल सकते हो कि भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो चुकी है sp2 टू sp3। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 कंपाउंड CH3Cl। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो। मैं इसको थोड़ा सा हिंट आपके लिए उठाता हूँ। ठीक है, CH3Cl, CH3Br, C2H5Br, C3H7I। मैं इधर लिख देता हूँ, आपको पता है ना, मैंने लिखवाया भी है, आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कमेंट सेक्शन में बताना है। इधर आ जाओ। एक है हमारे पास CH3Cl, एक है CH3Br, आगे है C2H5Br और एक है C3H7
आई। देखो यार अगर Cl और Br में से देखो तो इसका ही ज़्यादा होगा एटॉमिक मास। इन दोनों में से देखो Br सेम है तो कार्बन ज़्यादा होगा तो इसका ज़्यादा होगा, तो आई थिंक ये है ना। तो इनमें देखो सबसे कम किसका है, सबसे कम है -24.2 डिग्री सेल्सियस जो कि M का है। उसके बाद है 3.56 डिग्री सेल्सियस जो कि N का है, सॉरी जो कि N का नहीं है, जो कि O का है। उसके बाद किसका बन रहा है मास 38 डिग्री सेल्सियस, वो किसका है भाई, N का है। और फिर उसके बाद है 101.6 डिग्री सेल्सियस जो कि P का है। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फोर कंपाउंड डज N मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट, N सबसे ज़्यादा क्या लगता है कौन सा होगा, तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है भाई, C2H5Br, ठीक है। और जो P है उसका नाम क्या होगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा ये भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले ट्रिकी ही रहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टडी द ग्राफ, ये ग्राफ देखिए ध्यान से, देखा देखा लग रहा है। M2 पॉजिटिव से M, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है, अलग अलग वैल्यूज दे रखी है ना। ये वैल्यू 0 है। और अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट की पॉजिटिव होती है 3D सीरीज में, दैट इज कॉपर, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, याद रखना, काम आएगी। 3D सीरीज में हर कोई डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है हर कोई, सिवाय कॉपर के। कॉपर को अगर रिएक्शन करानी है तो नाइट्रिक एसिड चाहिए या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो मेटल सल्फेट बनेगा, एक क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर है वाटर। तो एक ही है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो वही रिएक्ट करने वाला है यहाँ पर, और सबसे बाकी सबकी वैल्यू माइनस में है। 3D सीरीज में एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, दैट इज कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यार बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, आपको डाटा दे रखा है ना। अगर अब अलग अलग डाटा नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है जहाँ पर रेट है। अच्छा हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, दैट रेट इज इक्वल टू के, दो रिएक्टेंट है P की पावर क्या मान लो, X मान लो, और Q की पावर क्या मान लो भाई, Y मान लो। मतलब देखो ये क्वेश्चन जो डिजर्व करता है कम से कम 2-3 नंबर का होना डिजर्व करता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको पूरा करना पड़ेगा ये। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो भाई, जहाँ पर आपको इनिशियल रेट दे रखा है 1.1 इंटू में 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y। ध्यान से समझिएगा, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 9.9 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर उस पर आ जाओ, 4.96 इंटू में 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, 0.3 की पावर x और 0.1 की पावर है y। ये है इक्वेशन नंबर 3। देखिए अगर आपको x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि y कहाँ पर कैंसिल हो सकता है। तो y कैंसिल हो सकता है अगर आप ऑपरेशन लगा दो 2/1, है ना। ऑपरेशन 2/1 लगाया, 9.9 इंटू में 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू में 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y। और यहाँ पर है के, इक्वेशन नंबर 1 में देखो 0.1 की पावर x, और थोड़ा सा काम आसान भी किया आई थिंक इन्होंने, 0.2 की पावर y। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 9 और ये आएगा 3 की पावर x, 3 की पावर 2 कर दो, 3 की पावर x। तो x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया 2, और आपने किसकी पावर x मानी है, p की पावर आपने x मानी है। अब आप ये देख लो कहाँ पर p की पावर 2 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर p की पावर 2 है, ये है ना। थोड़ा सा अगर आपको टाइम बताना है तो इस तरह से कर सकते हो, वरना q के लिए भी सोल्व कर लोगे। अब q के लिए किस तरह से सोल्व करोगे भाई, 3/2 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3/2 नहीं करोगे, 2/3 करना पड़ेगा आपको, हाँ 2/3 करना पड़ेगा, है ना। बड़े वाले से छोटे वाला डिवाइड करते हो, थोड़ा सा ईजी रह जाता है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो ये भी मतलब टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है ना, टॉपिक वही है, बट क्या है कि क्वेश्चन थोड़े से मोल्ड हो गया है मैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द टेबल बिलो, ओके वेरी नाइस, शो दैट के एच वैल्यूज फॉर सम गैसेज, के एच की वैल्यू दे रखी है आपको, आपको पता होगा। अच्छा इन विच ऑफ द फॉलोइंग
आर द गैसेज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी। आपको शायद पता होगा दैट के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। तो आपको पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोला गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी वाला लगाना है, और सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसकी होगी भैया? जिसकी के एच की वैल्यू सबसे कम होगी। अब आप ये देखो कि सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू इनमें है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की सबसे कम है, तो एक ही ऑप्शन दे रखा आपको, है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा। हीलियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी। इस तरह से ऑर्डर लगा दोगे। अच्छा, के एच क्यों कहते क्या है? मैं भूल गया यार, बताने एक बार कमेंट सेक्शन में के एच को क्या कहा जाता है। इतने क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुम्हें, सो दैट कि तुम इस वीडियो से कनेक्ट कर पाओ, और दूसरा मुझे पता चले कि तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। बेसिक बातें तो पता हो, चलो मुश्किल तो सिखाई देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रीति टुक फॉर एसिड, गलत बात है, संप्रीति की नहीं लेनी चाहिए थे। हेल्प हर टू अरेंज द एसिड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, इन द किस ऑर्डर में लगाना चाहिए, ध्यान से देख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एसिडिक एसिड है, CH3CH है, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन CH है। देखो मैं आपको एक क्लियर कर बताता हूँ, जब ये इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी की भी बढ़ा देंगे। तो नो डाउट जो सबसे ज़्यादा है वो ये है, ये, ठीक है। ये तो नो डाउट भाई साहब विनर होने वाले हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को सबसे लास्ट में डालो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। अब CH3CH है, बेंजीन OH है, बेंजीन के ऊपर CH है। अब देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है वो एसिडिक होती है। हाँ, फिनॉल भी एसिडिक होता है, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उधर लग जाए कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट फिनॉल को और अगर एसिडिक एसिड को आप कंपेयर करते हो तो एसिडिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल कम एसिडिक होगा, एसिडिक एसिड उससे ज़्यादा एसिडिक होगा, और बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि ये H पॉजिटिव डोनेट कर दे, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, कौन उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। अब ये जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर बढ़िया वाली रेजोनेंस होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूमता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ऊपर घूमता है, मतलब कार्बन के ऊपर घूमता है, और कार्बन नेगेटिव को रखना इतना पसंद नहीं करता जितना ये पसंद करेगा। दैट्स वाई ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट्स वाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिनॉल में और एसिडिक एसिड में आपसे कभी भी पूछा जाए तो एसिडिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक एसिड बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होने वाला है? सबसे कम फिनॉल, देन ये वाला करेक्ट ऑर्डर होगा। आगे मूव करते हैं। एन आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 इन अ वुडन आर्टिफैक्ट, एक लकड़ी का नमूना बना हुआ है ना, और उसमें कार्बन 14 जो है, अच्छा एक कार्बन 14 हर साल आ रहा है क्वेश्चन, मतलब सैंपल पेपर में तो हर साल ही आ रहा है। ये कार्बन 14 एक्चुअल में यहाँ पर रेडियोएक्टिव डीके की बात होती है, और आप इसको अंडरस्टूड रखिए हमेशा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ये रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। और व्हाट कार्बन was 20% of what carbon 14 would have been in the wood when it was cut from the tree। भाई एक लकड़ी को काटा गया था, उसके अंदर कार्बन डेटिंग एज को याद करने के लिए भी किया जाता है कि हाँ कोई पेड़ा कितना पुराना हो गया है, तो उस जो लकड़ी का भी नमूना है उसके अंदर 20% बचा हुआ है। वट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ दिस वुडन आर्टिफैक्ट, बताओ भाई। आपको दिया गया है गिवन दी हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ दे रखी है, जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करो आप, 0.T हाफ दे रखा है ना, 0.693 बाय के कर लो। के की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 बाय 5730। जब आप इसको सिंपल आउट करोगे ना, ये बन जाएगा 1.209। अभी मैथ ऑलरेडी इसमें सैम्पल पेपर में सोल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब तो तुम ठीक है कर लेना इसको, 10 की पावर -4। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? ईयर इनवर्स। इसके बाद क्या निकालोगे? टाइम निकालोगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 बाय के लोग ए यानी इनिशियल, और ए माइनस एक्स मतलब सदियों के बाद कितना बचा है। 2.303 बाय 1.209 इंटू में 10 की पावर -4 लोग ए इनिशियली तो 100% ही होगा वो, है ना, और उसके बाद कितना बच गया है? 20% बच गया है भाई। और यहाँ पर क्या आएगा? 2.303 1.209 इंटू में 10 की पावर -4 इंटू में log 5 आएगा, और log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.693
8। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो बेटा जी ये आपका लगभग बनेगा 13300 ईयर्स। अच्छा, एक काम की बात मैं आपको बता दूं, पेपर में आपको लॉग टेबल नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आपको log 5 था। और जनरली ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों सीबीएसई वालों ने गलती किया, वो इधर इधर कहीं ना कहीं log की वैल्यू दे के रखते हैं। बट ऑन सेफ साइड मैं आपको बोलूँगा कि log 1 to 10 की वैल्यू आप लोग याद रख करके जाओगे, वो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, सीयूटी में भी हेल्प करेगा, और जेईई नीट का कोई एग्जाम देने वाले हो वहाँ पर तो हेल्प करेगा ही। तो प्लीज़ log 1 to 10 की याद होनी चाहिए वैल्यू सबको। अगला क्वेश्चन है सोरीमा, ओके, वाज हैविंग अ सिवियर हेडेक, मेरी प्रोनाउंसिएशन को माफ़ कर देना, शी टुक अ मेडिसिन टू रिलीव हर पेन, ओके, हेडेक है तो पेन किलर लेगी वो, है ना। और पेन किलर का एक पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बट वो सिलेबस से काट दिया है। तो मैंने पूरे सिलेबस में तुम्हें एक ही दवाई पढ़ाई है, दैट इज एस्पिरिन, ठीक है। और एस्पिरिन बनता कैसे था, आपके पास सैलिसिलिक एसिड होता है, जैसे ये है COOH, इधर OH है, इसके आप लोग क्या करते हो, एसिटाइलेशन करवाते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और या फिर ये ना ज़्यादा अच्छा ऐसे नहीं लगता, ये ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता है, OH और इधर COOH, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो यहाँ से होता क्या है, ये H और ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, CH3 C डबल O H, और यहाँ पर COOH, और यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O CH3। इसे बोलते हैं ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका नाम होता है एस्पिरिन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये एक बड़ी फेमस नेम रिएक्शन से बनता है, उस नेम रिएक्शन का नाम क्या है, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D 4D एंड 5D। 3D से बड़ा साइज होता है 4D का, और 4D के लगभग साइज होता है 5D का। और क्यों होता है, लेंथ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और अगर आप मेरी वीडियो में देखोगे, मैंने बोला है लेंथ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन आता है, मैंने बोला है कोल्ब्स रिएक्शन आती है, राइमर टाइमर आती है, क्वेश्चन उन्हीं से आए हुए हैं, बट क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट नहीं आए हुए हैं, ठीक है। प्लीज़ इस बात पे फोकस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्लियर है ना, देखिए डाउन द ग्रुप ये 3D होता है, ये 4D होता है, ये 5D होता है, साइज बढ़ना ही होता है, तो साइज बढ़ता ही है, बस इन दोनों का साइज बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म मिथाइल एल्कोहल एंड 2-आइडो मिथाइल प्रोपेन। क्या कह रहा है, प्रोपेन है ओके, 1 2 3, 2-मिथॉक्सी यानी कि इधर एक OCH3 ग्रुप है, 2-मिथाइल यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है, और ओके यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HI के साथ। और जब प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्ट क्या बने हैं, इसको क्लियर किया गया है यहाँ से। तो एक तो बना है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और यहाँ पर CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पर बन गया है I, है ना। इसे बोलेंगे 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये बनता है भाई, बन गया और बनता भी है। रीजन इसका दे रखा है, द रिएक्शन गिवन इन ए फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इथर है, अगर वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी है तो SN2 का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, और अगर ये टर्सरी है, एनी हाउ यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पॉसिबल और होगा भी, यहाँ पर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाता है तो रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म शो करने लग जाती है। तो यहाँ पर असर्शन सही है और रीजन गलत है, और अगर असर्शन सही और रीजन गलत हो तो वहाँ पर हो जाता है C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन है इन एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कहा जाता है इथेनॉल को, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मैंने शायद सही लिखा हो, ओके। द कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज लुईस एसिड। देखिए सीन क्या बनता है, मैं सही से लिख देता हूँ इसको, वैसे तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सीन क्या बनता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या कर सकता है, ये इसको इधर छीन सकता है, या इस पर देखिए नेगेटिव चार्ज रहता है और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई भी आएगा, अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये किस तरह एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह, और जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो बेस की तरह, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने की स्थिति में आता है। तो ये बात सही है। और ऐसा होता क्यों है, बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड हैव सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा डायपोल मोमेंट होता है, और यस कार्बोनिल फैमिली जो है उनके पास अच्छा खासा डायपोल मोमेंट होता है। तो दोनों बातें सही हैं, और अच्छा खासा डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की वजह से तो ऐसे हो, इस पे नेगेटिव हो, इस पे पॉजिटिव, और तभी तो कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, देना पसंद करेगा, तभी तो इस कार्बोनिल कार्बन पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं और आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। तो ये
अगला है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। ओके डी, अरे मैंने एक चित्र लगाया था, पता नहीं कहाँ चला गया यार वो, हाँ ये रहा। हाँ क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डजंट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक बड़ा फेमस टॉपिक है। क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? जिसमें कि सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कोइलिंग है वो सिंपल हो जाती है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अगली बात है द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स रिमेन्स इंटैक्ट। अब बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कई जगह पे बोला भी है। तो देखिए जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, बट जो छोटे छोटे बॉन्ड है, देखिए ये सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 बॉन्ड बने होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बने होंगे, तो डिस्टर्ब होते हैं बीच में, वो टूटते हैं। छोटे छोटे जो बॉन्ड है, कुछ आयनिक इंटरेक्शन है, कोई वैन डर वाल अट्रैक्शन है, तो वो टूटती है, ठीक है, छोटे छोटे बॉन्ड टूटते हैं। बट अब ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, उनका कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी ना टूटेगा, वो थोड़ी ना खत्म होंगे, है ना, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं ना। ये जो कोइलिंग वॉइलिंग में होता है, जैसे कोइलिंग होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब होते हैं, वो टूटते हैं, तभी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बन के आते हैं ये, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकते हैं, बट कार्बन हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड नहीं टूटता है। तो बातें दोनों सही हैं, बट रिलेशन नहीं बन रहा। रिलेशन कब बनता कि छोटे छोटे बॉन्ड टूटते हैं तब डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। तो बातें दोनों सही हैं, रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, बी यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं, जो कोइलिंग होती है वो अनकोइल होती है, क्योंकि कोइलिंग के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं, जो छोटे छोटे बॉन्ड है वैन डर वाल फोर्सेज है, कुछ आयनिक इंटरेक्शन है, वो टूटने लगती है, इस वजह से होता है, बट उसका जिक्र नहीं किया गया है। कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के जो बॉन्ड है वो नहीं टूटते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में सही से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर डजंट फॉर्म कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया है कि कॉपर सिर्फ दो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर, ये रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है, इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता है, इकलौता तो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है। हाँ, तो दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है, असर्शन ट्रू हो रीजन फॉल्स हो, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सी, है ना। तो ये हमारा हो गया है सेक्शन ए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, तो अभी बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन। आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के हर एक ऑर्डर के ग्राफ दिखाया है। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का इस तरह से होता है, फर्स्ट ऑर्डर का कुछ इस तरह से होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इस तरह से चलता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ग्राफ अब आपको दिख रहा है इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जारी है, इट मीन्स ये कौन सा ऑर्डर है भाई, ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है। बेस्ड ऑन द ग्राफ अबव ड्रॉ अ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको किसका ग्राफ बनाना है, रेट का एंड कंसंट्रेशन का, क्योंकि जीरो ऑर्डर का ग्राफ है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। व्हाट विल बी द ऑर्डर, जस्टिफाई। अब क्योंकि रेट और कंसंट्रेशन एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ था। अगला क्वेश्चन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। यस, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम डिटरमाइन करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से। दिस द मेथड बेस्ड ऑन विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड ओवर अदर फॉर डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड वाई। तो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बायोमोलिक्यूल के मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है? क्या हुआ हमने ये डिस्कस, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और इसका रीज़न क्या है भाई, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि बाकी सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में बॉईल करना पड़ता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, फ्रीजिंग में बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, और एलिवेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब इसी को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया जाता है, और रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करने से क्या होता है भैया, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो स्टेबल रहते हैं। अगर उनको ज़्यादा गर्म कर दोगे, ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो बायोमोलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। लिखा भी गया है बायोमोलिक्यूल्स आर जनरली नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। इन which of the two compounds CH3 CH2 CH2Cl or CH6H5Cl will be the carbon chlorine bond length will be longer and why। देखिए जो CH3 CH2 CH2Cl है
और यहाँ पर C6H5Cl है यानी कि बेंजीन Cl है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और नो डाउट इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है, बड़ी रहने वाली है। लिख सकते हैं द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सो द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर, और उसका बॉन्ड क्या होगा, लार्जर होने वाला है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सिन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। आपको मैच करना है, साइक्लोहेक्सिन किसे कहेंगे, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और डबल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, और जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, KMnO4 H2SO4 के साथ, तो क्या होने वाला है भाई, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ऑक्सीडेशन होगी कुछ इस तरह से। आप इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, CH2 4 COOH COOH। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक का होगा, आप इसे हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बोल सकते हो, या फिर इसका नाम होता है बेटा जी एडिपिक एसिड। ठीक है, अगला है प्रोपेन नाइट्राइल हाइड्रोलाइज्ड, प्रोपेन नाइट्राइल होता है C2H5CN, हाइड्रोलाइज किया गया है स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl। कुछ याद आ रहा होगा है ना, स्टीफन शाना, सोनू टकले, है ना, यहाँ पर क्या बना दोगे आप लोग, सीधा एल्डिहाइड C2H5CHO, तो ये हमारा बन जाएगा भाई कुछ ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन प्रोप यानी 3 कार्बन नाइट्राइल C3H7, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई C3H7, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट है एक्वस हाइड्रोजन साइनाइड इज अलाउड टू रिएक्ट सेपरेटली विद प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इन दोनों के साथ आपने HCN की रिएक्शन करवाई है। इन विच केस विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी फास्टर एंड वाई। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके लिए फास्टर होती है, एल्डिहाइड के लिए। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं या फिर बल्कियर ग्रुप बढ़ते हैं जैसे बेंजीन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मुश्किल हो जाती है। रीज़न क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो देखेगा इलेक्ट्रॉनिक रीजन कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। जैसे कि ये CN आया, इसने अप्रोच किया इस कार्बन को, इसने अप्रोच किया इस कार्बन को, तो इन कार्बन में से कौन सा कार्बन गरीब है, इसकी हेल्प करने के लिए 2 अल्काइल ग्रुप है, इसकी हेल्प करने के लिए सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसकी हेल्प करेगा ये। या फिर दूसरा देखो, इसके पास 2 ग्रुप हैं तो अटैक थोड़ा मुश्किल है, इसके पास सिर्फ एक ग्रुप है तो अटैक थोड़ा सा ईजी है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर इन इथेनॉल इन प्रोपेनोन द प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस दैट रिड्यूस द एक्सेस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन। कि जो प्रोपेनोन है उसमें क्या हुआ है भाई, मिथाइल ग्रुप है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट इन द केस ऑफ इथेनॉल, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर इन इथेनॉल देन द प्रोपेनोन। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक रीजन है, उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाती है, ये भी एक रीजन है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज doesn't give a positive result with Sirchoff reagent in the Sirchoff test based on the above information give a reason for the observation। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ग्लूकोज doesn't give 2,4 DNP टेस्ट डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखिए ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ग्लूकोज ऐसे होता पता होगा आपको, C डबल बॉन्ड O H CH2OH, इधर H OH, इधर H OH, इधर OH H, इधर H OH। अब सीन क्या बनता है कि ये जो OH ग्रुप है ये इधर रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो जाता है। अब सिर्चॉफ रिएजेंट आता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिएजेंट होता है, वो आता है, वो देखता है कि यार एल्डिहाइड है, और जैसे ही वो रिएक्शन करने के लिए आता है दिखता है कि ये जो फिफ्थ पोजीशन पे जो OH ग्रुप है इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है और एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो जाता है। इसी वजह से 2,4 DNP रिएजेंट भी रिएक्ट नहीं कर पाता, और इसी वजह से सिर्चॉफ रिएजेंट भी रिएक्ट नहीं कर पाता। लिखा गया है द चेंज कर लेते हैं, द OH group present on the carbon number 5 atom in glucose molecule form a 6-membered ring with CHO group to form a cyclic hemiacetal structure. Thus glucose doesn't give a positive result with Sirchoff reagent। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बताइए ग्लूकोज में कौन सा है भाई, ग्लूकोज में आपको कौन सा कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है, एल्डिहाइड।
और अगर मैं आपसे पूछता हूँ फ्रुक्टोज में आपको कौन सा कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन है अ मेटल एम फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड ओ एंड पी, ओके, with two different ligands. Ligand present in compound O is Cl negative and that in compound P is Cn negative। ठीक है, O में कौन सा लिगेंड है भाई, Cl नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा है, Cn नेगेटिव है। The metal M has 4 electrons in d orbital। Complete the table given below based on the above information। मेटल के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अब Cl कैसा है भैया, एक वीक फील्ड लिगेंड है ना, और Cn कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है आपको, तो कैसे होगी, जो Cl नेगेटिव है, वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, तो क्या देखने को मिलेगा, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन और EZ में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये पेयरिंग के लिए मजबूर कर देते हैं, तो चारों को चारों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएंगे, 4, और EZ में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 0। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन या लो स्पिन। अब देखिए वीक फील्ड लिगेंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन, और ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भाई लो स्पिन, है ना, पेयरिंग हो जाती है उधर। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अभी सृजा, ओके, बड़े नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। अभी सृजा अरेंज्ड, नाइस नेम। अभी सृजा अरेंज 2 सेटअप्स पी एंड क्यू, ओके, एक पी सेटअप है और एक क्यू सेटअप है। नेम द करंट कैरियर्स इन सेटअप पी एंड क्यू। आपको दिख रहा है यार, यहाँ पे ऐसे तार लगा के बैटरी से बल्ब जगाया गया है, और यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन है। तो करंट कैरियर कौन कौन होने वाला है, पहले में अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा जी सेटअप पी में मैं इस तरफ पी लिख रहा हूँ, इस तरफ क्यू लिख रहा हूँ। पी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें क्यू में कौन होगा, आयंस होंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर वायर। देखिए कॉपर वायर में जो है कंडक्टिविटी वो डिक्रीज होगी, है ना, कर्नल वाइब्रेट करते हैं तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो आयंस है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी, है ना। Question number 3. What happens to the chemical composition of NaCl and copper wire when current is passed through both setup for a prolonged period of time? बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप इनमें से करंट पास कराते रहोगे, देखो यार जो वायर्स होती हैं उनमें से लंबे टाइम तक करंट पास कराते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये NaCl का सोल्यूशन है, इसकी कंपोजिशन पे फर्क पड़ने वाला है, आयंस इधर उधर मूव करके कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो ही जाएंगे। तो लिखा गया है व्हेन करंट, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ सो दैट कि आप ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ सको। लीजिए क्या लिखा गया है, ओके, कलर भी चेंज करते हैं। When current is passed through the setup Q for prolonged time, the chemical composition changes due to electrochemical reaction. When current is passed through setup P for prolonged time, the chemical composition remains the same। वायर है उधर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं, तुम लोग बना लोगे। 3 मिथाइल फिनोल है, फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, देखो आया हुआ ना नोमेनक्लेचर 3 पे, मतलब अच्छा है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, ये ध्यान से पढ़ लेना। फिनोल यानी OH, 2 पे NO2 है, 4 पे NO2 है, और 6 पे NO2 है ना। इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं। बेंजीन 1,3 डाइयोल है, बेंजीन है तो 1 पे OH लगा दिया और 3 पे भी आपने OH लगा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलो। इफ एसिटल्डिहाइड, प्रोपेन, प्रोपेनोन, acetic acid, ethyl alcohol are arranged in the increasing order of their boiling point, which two compounds are expected to be at the थर्ड एंड द फोर्थ पोजीशन। मैंने आराम से आपको बता रखा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, फिर भी इनमें से मैं बता देता हूँ। इनमें से सबसे कम होगा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज़्यादा होगा एसिटल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड से ज़्यादा होगा प्रोपेनोन का, प्रोपेनोन से ज़्यादा होगा भाई इथाइल अल्कोहल का, और इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड का होता है। इवन स्टार्टिंग मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी है ना। अब क्वेश्चन ये है कि विच टू थर्ड फोर्थ पोजीशन पे कौन होगा। थर्ड पोजीशन पे ये बबलू है भैया, प्रोपेनोन है ना, एंड फोर्थ पे क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट है भाई, आई थिंक ये आंसर इसमें गलत है। एसिटल्डिहाइड से ज़्यादा जो है वो प्रोपेनोन का होता है बॉइलिंग पॉइंट। चलो आगे मूव करते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर शोन बिलो, विच ऑफ देम इज द मोस्ट स्टेबल एंड वाई। ओके, तो इसमें कई क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं। एक वो याद है कॉपर का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उधर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्ट कर सकता है,
ठीक है। बट यस, कॉपर सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, वो एक रीज़न हो सकता था। चलो कंफ्यूज नहीं करता। आपको ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। ओके, मेरे को तो पहला भी सही लग रहा है, बट ज़्यादा बढ़िया होगा इसमें कौन सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से, है ना। ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसफर तो इधर है ना। और अगर इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यही दिया गया है, द structure 3 is most stable. This is because structure 3 all the 3 atoms has complete octet और डपलेट। डपलेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है, तो यही बात है। सर कैसे कंप्लीट है, देखो ना, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर, 4। ऑक्सीजन ने देखो 1 बॉन्ड बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो इलेक्ट्रॉन भी हैं। इस ऑक्सीजन के पास देखो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रखा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सब जो है स्टेबल है। ये केस स्टेबल नहीं है, इसमें कार्बन के 3 बॉन्ड हैं। चलो ऑक्सीजन तो फिर भी स्टेबल कह सकते हैं, बट कार्बन के 3 बॉन्ड है, वो बात थोड़ी सही लगती नहीं है। और यहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसके भी जो है बॉन्ड वो कम हो जाएंगे। चलो आगे मूव करते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड, व्हाट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इन रिएक्शंस को कर लेना, और पूछा जाता है आपसे कि भाई ये रिएक्शन, ओके वेरी नाइस। ग्लूकोज क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O, क्या कर रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O H, CHOH 4, और यहाँ पर है CH2OH। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCN के साथ कराई है, तो कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये है C, इधर H, इधर OH, इधर CN, ये CHOH 4, और यहाँ पर CH2OH। और ये रिएक्शन, ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन हमें क्या सजेस्ट करती है, ये रिएक्शन हमें सजेस्ट करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप का पता करना है तो आप लोग रिएक्शन कराओगे विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। समता, बहुत सारे नाम सुन लिए हैं। समता रिएक्टेड, बस पहले नाम मैंने को मतलब सुना वो लग रहा था, दैट इज सुनीता, पहले क्वेश्चन में आया था, उसके बाद सारे नए नए नाम सुनने को मिले हैं। समता रिएक्टेड ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, विल द रिएक्शन हेल्प हर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड द नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दैट आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, जस्टिफाई योर आंसर। यार चलो ठीक है, मैं आपके सहूलियत के लिए ये रिएक्शन करवा देता हूँ। ये होता है एल्डिहाइड, ठीक है। ये है, इसके पास प्राइमरी अल्कोहल 4, ये है CH2OH। और जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो विद एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो क्या होता है, ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, ये H यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और ये मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, बाद में जूम इन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, CHO, CH2O, यहाँ पर आता है C डबल बॉन्ड O, CH3 4 टाइम्स, और यहाँ पर CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब बात यह है कि इस रिएक्शन से हमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का कुछ नहीं पता चला, क्योंकि सबके साथ रिएक्ट कर रहा है ना। इसे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बोला जाता है। तो आंसर क्या लिखा गया है, ओके 31 क्वेश्चन पे चले गए। ये रहा, क्या सजेस्ट करता है, बी पॉइंट को आप लोग देखने वाले हो, दिस इज योर बी पॉइंट। The reaction will not help her to determine the number of secondary alcohol group and the number of primary alcohol group. ऐसा क्यों है? The primary and secondary alcohol group in glucose molecule both undergo acetylation with acetic anhydride. दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा। आगे मूव करते हैं। 3 sets of pair 1 and 2 of SN1 reaction are given below, ये दे रखे हैं आपको, ठीक है, अलग अलग पेयर हैं। For each set of reaction state which reaction 1 or 2 is expected to be slower, justify your answer. तो CH3CCl है, CH3CCl है, तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और टर्सरी कार्बोकैटायन इसमें बनेंगे। CH3CH2O नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो बताइए भाई, तो इन दोनों ही रिएक्शंस पे कुछ कोई सा भी स्लो या कोई सा भी फास्ट नहीं होने वाला, दोनों रिएक्शन सेम स्पीड में होंगी क्योंकि कार्बोकैटायन सेम है।
ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का फर्क पड़ता नहीं है स्ट्रॉन्ग या वीक का। CH3CCl है, CH3CBr है, H2O है, तो Cl है Br है, तो यहाँ पर Cl वाली रिएक्शन हमें स्लोवर बतानी है, तो दिस रिएक्शन विल बी स्लोअर एंड दिस रिएक्शन विल बी फास्टर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ये रिएक्शन फास्टर क्यों है? क्योंकि इसमें Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी चला जाएगा तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है CH3CCl H2O, तो और ये C6H5Cl, तो यहाँ पर ये रिएक्शन फास्टर होगी। और ये जो रिएक्शन है ये तो होगी ही नहीं, यहाँ पर तो एक्चुअल में नो रिएक्शन होना चाहिए। एंड इसका रीज़न बता देता हूँ कि क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं शो करता है। अगर ड्रास्टिक कंडीशन हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 अगर आ जाता है तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या आप इसे कह सकते हो होगी ही नहीं यार, मतलब बात ये है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 मेथड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो यार, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के तरीके आपने बुक में पढ़े होंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट भी यूज़ किया गया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, है ना। तो बताइए अब क्या करोगे आप लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो यानी कि आपको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कैटलिस्ट ले लो, इस तरह से आप लोग किया जा सकता है। और एक टेम्परेचर ठीक ठाक हो, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, भाई शायद मैंने गलत बोल दिया ना, रिएक्शन फॉरवर्ड करनी है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटानी पड़ेगी। सर ये बातें आपने बताई, हाँ। बेसिक ऑफ 11th करा रखा है, बेसिक ऑफ 11th ऑर्गेनिक भी करा रखा है, और बेसिक ऑफ वैसे भी पूरी 11th का मैंने करा रखा है, वो देख लेना। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी शायद मैं गलत बोल गया था पहले, अब देख लेना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, जब रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे ना तभी वो प्रोडक्ट की तरफ फेवर करेगा, प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। कैटलिस्ट तो चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो उसकी रिएक्शन बढ़ा देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होती है भाई? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी खत्म होता है, और जो सेक्शन डी है वो थोड़ा पैसे। चलिए अभी बात करते हैं सेक्शन डी की। देखिए सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द सीरीज ऑफ आयंस गिवन बिलो। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कुछ आयंस आप लोगों को दे रखे हैं। विच ऑफ द दीज आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में लिख देता हूँ, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में डी में कितने होंगे? 0। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में डी में कितने होंगे भाई? 0। आई थिंक ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आती भी होगी। वैनेडियम 4 पॉजिटिव में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 22, इसका 23। उसके बाद वैनेडियम 2 पॉजिटिव है ना, एटॉमिक नंबर 23 है, तो इसके पास डी में कितने होंगे? इसके पास डी में होंगे 3। उसके बाद है वैनेडियम हो चुका, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसके डी में 4 होंगे। Fe3 पॉजिटिव है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसके डी में 5 होंगे। उसके बाद हमारे पास है निकल 2 पॉजिटिव जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, इसके डी में 8 होंगे। निकल के बाद है कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव के पास डी में क्या होगा? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 29 होता है। जिंक 2 पॉजिटिव जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसके पास डी में 10 होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब बताइए कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है भाई 2 ही हैं, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। उनके डी में 0 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास? 18 होंगे। 3 प्लस का मतलब क्या होता है? 3 - 21 - 3 इज 18, 22 - 4 इज 18। उसके बाद आ जाओ, वाई डू स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव फॉर्म कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। देखिए कलर कंपाउंड बनाने के लिए डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा भैया? डी ट्रांजिशन भी होगा, है ना। तो अब देखिए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, इनके पास तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और जो जिंक 2 पॉजिटिव उसका D10 है, उसका डी फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड है तब भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयंस डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल, और जिंक 2 पॉजिटिव में क्या है? हैज़ फुली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, सो डी ट्रांजिशन डू नॉट अकर, दस दे आर कलरलेस। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विच आयंस फ्रॉम द लिस्ट इज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड वाई। कौन सा इनमें से ट्रांजिशन नहीं है? किसको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं किया जाता भाई? जिंक 2 पॉजिटिव आयन को ट्रांजिशन कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। और किसको ट्रांजिशन कंसिडर किया जाता है?
जिसकी ग्राउंड स्टेट में या किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, विच ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड इनटू ब्लू यानी कि बेस। देखिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो अब बेस होना चाहिए, बेस ही रेड को ब्लू कर पाएगा। बेटा जी सुना है ना कभी आप लोगों ने कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, और जो बेस होता है वो क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना। अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। बेसिक स्ट्रेंथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो किस में होगी भाई, CrO इज एक्सपेक्टेड टू टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू एज इट इज बेसिक इन नेचर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट अच्छा किस किस की पूछी गई है, और मैं ये चाहूँगा आप लोग खुद से आंसर करो। ए है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, है ना, बी है वेनेडियम 2 पॉजिटिव, सी है वेनेडियम 4 पॉजिटिव, और डी है निकल 2 पॉजिटिव। इसके पास डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों को 3 एम्पीयर है। और वेनेडियम 4 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके पास डी में 0 है, और निकल 2 पॉजिटिव के पास डी में 8 है। अनपेयर की बात करता हूँ तो इसके पास 3 अनपेयर हैं, और इसके पास कितने अनपेयर हैं, 2 अनपेयर हैं। तो जिसके ज़्यादा अनपेयर होते हैं उसी की जो है मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, स्कैंडियम और वेनेडियम 4 पॉजिटिव तो बिल्कुल कम होंगे, निकल 2 पॉजिटिव के पास 2 अनपेयर है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव के पास 3 अनपेयर है। जितने ज़्यादा अनपेयर होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होने वाली है। क्लियर होता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर अलॉयज मोस्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल्स हैव सिमिलर रेडियाई, है ना, तो एटम ऑफ वन मेटल कैन इजीली रिप्लेस द एटम ऑफ अदर मेटल, ये एक रीजन होता है। आगे मूव करते हैं। विच आयन कैन ऑल्सो हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ किसके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉपर आयन कैन ऑल्सो हैव अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो शो कर सकता है। आगे मूव करते हैं। अगला जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर से है, और ये और में भी है इसके साथ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लेना, है ना। द फॉलोइंग टेबल कंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर डाटा फॉर 3 कंपाउंड्स डिजोल्व इन वेरियस सॉल्वेंट, है ना। सेलुलोज है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.0021, प्रोटीन है 0.0026 है, हेमोग्लोबिन है 0.0018 है, और आर गैस कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 0.083 लीटर बार मोलर पर मोलर पर केल्विन। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गैस कांस्टेंट की सारी 4-5 ये जो वैल्यूज़ है ये याद कर लेना, काम आएगा। ठीक है, चलो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इज डबल्ड कीपिंग ऑल द वेरिएबल कांस्टेंट व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इंटू आर इंटू टी, बाकी जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल तो टी है, आर तो गैस कांस्टेंट होता है तो फिक्स ही रहेगा। कंसंट्रेशन अगर आप डबल कर दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है भाई, क्वेश्चन है प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 0.026। अब इसकी कंसंट्रेशन अगर डबल करोगे तो ऑब्वियसली इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डबल हो जाएगा, यही आप लोगों ने लिखा भी हुआ है। इफ द कंसंट्रेशन इज डबल विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो विल बी डबल, है ना। तो पहले 0.026 था तो डबल होकर वो कितना हो जाएगा, 0.0052 एटमॉस्फेरिक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 1 लीटर ऑफ अ सेलुलोज सॉल्यूशन वाज हीटेड टू 315 केल्विन, ओके, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज चेंज टू 0.00248 एटमॉस्फेरिक, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सेलुलोज इन द सॉल्यूशन। आपको पता है दैट की ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, या फिर वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से, है ना। तो अब आप देखो बात अब किसकी बात की गई है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बात की गई है सेलुलोज की। किसकी बात की गई है, जस्ट अ मिनट, सेलुलोज की बात की गई है। और 1 लीटर सॉल्यूशन लिया गया है, तो सेलुलोज का मास कितना है बताइए। अच्छा, इंटू में R इंटू में T तो आएगा ही, तो यहाँ से फॉर्मूला अगर मॉडिफाई करोगे तो मोलर मास इधर चला जाएगा, WB इंटू में 1000 इंटू में R इंटू में T, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कर लो। ठीक है बेटा, कम टू द पॉइंट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 12.5 ग्राम। या फिर ये कंसंट्रेशन भी मान सकते हो आप। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम नहीं, क्योंकि मोलैरिटी ली जाती है,
वॉल्यूम इन मिलीलीटर लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर लेते हैं। तो इसको तो आप खत्म भी कर सकते हो क्योंकि वो 1000 ही होगा, ठीक है। 12.5 पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बन चुका है अब? ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया है 0.00248, 0.00248। ये एटमॉस्फेरिक है। अगर आप इसे बार में कन्वर्ट करना चाहो 1.01 लगा सकते हो। इंटू में आर, गैस कांस्टेंट कितना है 0.083 और टेम्परेचर कितना हो गया है 315। ये सारा डाटा देखो। 12.5 ग्राम ये इन्होंने दे ही रखा है। ये आर की वैल्यू है, टेम्परेचर इतना 0.0248 इन्होंने बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया है, और 1.01 बार एटमॉस्फेरिक को बार में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपका नया आ जाएगा। मैथ है, कर लेना। इसके बाद है अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ लीटर ऑफ सॉल्वेंट वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ लीटर ऑफ सॉल्वेंट वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद हेमोग्लोबिन सॉल्यूशन, है ना। दोनों क्या है? आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया है एट द सेम टेम्परेचर। इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज 1,30,000 ग्राम पर मोल, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन? तो क्या करोगे आप लोग? दोनों का पाई 1 पाई 2 कंपेयर करोगे, है ना। इनके लिए आर टी की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी? सी की। सी क्या होगा? डब्ल्यू बी बाई एम बी, और इधर भी डब्ल्यू बी बाई एम बी, है ना। अब देखो क्या लिया गया है, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिया गया है, तो इधर 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले लेना, और उसका मोलिकुलर मास कितना दिया है आपको? 1,30,000, और इधर डब्ल्यू बी कितना है? हेमोग्लोबिन का मास 5 है, और मोलर मास यहाँ से आ जाएगा। या सुनो, मोलर मास इसका हाफ करके आ जाएगा आपका। कहाँ पे दिक्कत है? आगे मूव करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो दोनों का, और देखो जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बाकी सेम कंडीशन के अंदर होता है, तो आर और टी दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपका सी चेंज हो रहा होगा, सी कंसनट्रेशन दोनों की चेंज हो रही होगी, तो वो वॉशिंग मशीन कर लेना, वॉशिंग मशीन दोनों का इस तरह से, ठीक है। प्रोटीन का मास तो इसने दे दिया, हेमोग्लोबिन का मास हमें दे ही रखा है। आगे मूव करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3 सॉल्यूशन पाई बी, अच्छा इसको ध्यान से देखो, पाई बी से बड़ा है पाई सी, पाई सी बड़ा है पाई ए से, एंड पाई ए बड़ा है पाई बी से। यानी कि सबसे छोटा कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। उससे बड़ा कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि बी ए से बड़ा है ना, और जो ए है वो सी से छोटा है, और सी बी से भी बड़ा है, तो दोनों से ही बड़ा हो गया। तो ये कुछ ऐसे होगा। फॉर विच ऑफ द सॉल्यूशन इज द वेंटो फैक्टर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटेस्ट? गिव अ रीजन। किसका होगा भाई? पाई सी का। द वैल्यू ऑफ आई इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट फॉर द सॉल्यूशन सी फ्रॉम द गिवन रिलेशन, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी है, सिंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सी इज हाईएस्ट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आई विल बी हाईएस्ट इन सॉल्यूशन सी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आई किस केस में होगी, कमेंट सेक्शन में बताना। अगला है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज मोस्ट लाइकली टू बी ग्लूकोज, ओके, पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर इसकी आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 में आई की वैल्यू क्या होगी? ब्रेक डाउन कर लो ना, ओके, इधर नहीं जाना है। K2SO4 को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो 2K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3, और सोडियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपको पता है सी कौन सा होगा? पोटेशियम सल्फेट। बी सबसे कम है, दैट इज ग्लूकोज, और सोडियम क्लोराइड सेकंड नंबर पे है, तो वो ए हो जाएगा। क्लियर है? तो आपसे सी पूछा गया है, सॉल्यूशन सी इज मोस्ट लाइकली टू बी पोटेशियम सल्फेट, ए जो होगा सोडियम क्लोराइड होगा, और बी क्योंकि सबसे कम है ग्लूकोज है। ये देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आयंस में डिसोशिएट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ सिमिलर टू दैट ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, गिव रीजन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का कुछ इस तरह से बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब आप ये देखो कि कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वही वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन जैसा रिलेशन देगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्या है भाई? ग्लूकोज है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 NaCl आप कभी नहीं सुनोगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाँ उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज में। तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन बी जिसका
ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम था, ग्लूकोज का ही था। इज मोस्ट लाइकली टू गिव अ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ सिमिलर टू दैट ऑफ एन एसीटोन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। क्यों? एसीटोन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन ओनली इन ग्लूकोज सॉल्यूशन बट नॉट द पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, द कंपाउंड C6H5NaCO3 is obtained when compound A react with acidic anhydride in the presence of pyridine. The compound A doesn't undergo Friedel-Crafts reaction. भाई हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बेंजीन NaCO3 है ये, तो ये कैसे हुआ होगा? ये हमारे पास एनिलीन रहा होगा, एनिलीन की एसिटाइलेशन हुई होगी। एसिटाइलेशन में हम लोग रिएक्शन करा देते हैं इसकी, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं। ये देखो ये रिएक्शन करवा भी रखी है, मैं भी खुद से लिखने लग गया। ये एनिलीन है, ये पिरिडीन है, तो यहाँ पर N बेंजीन और ये COCH3। अगला क्वेश्चन है, द pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A इज लेस देन 7, इज द स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन। तो अब सीधी सी बात समझो, एनिलीन है, एनिलीन जो होता है स्वयं देखिए इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और हमें पता भी है कि बेसिक इन नेचर होता है। जो pH 7 होता है ना वो न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा जो होती है वो बेसिक होती है, 7 से कम जो होती है वो एसिडिक होती है। A इट मीन्स ये एसिडिक रेंज होती है 7 से कम वाली, 7 से ज़्यादा जो है वो बेसिक रेंज होती है। तो साधारण सी बात है मेरे भाई कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है, और गलत क्यों है? क्योंकि बेसिक इन नेचर है। The given statement is not correct. Compound A is aniline. The presence of lone pair of electron on nitrogen atom make it a Lewis base. So the pH of the aqueous solution of aniline is always more than 7. अगला क्वेश्चन है, state what type of functional group can be introduced into compound A that will increase the pH of the solution. pH बढ़ाना है यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम हमेशा कौन से ग्रुप लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक OCH3 CH3। उसके बाद है डिक्रीज द pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH सॉल्यूशन की घटाए यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाए, और एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 COOH। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर? जब एनिलीन की रिएक्शन करोगे आप किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, क्या हो जाएगा भाई? (2,4,6) ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पारुल, और ये एक नया नाम है और ऑब्वियसली मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट नाम है। पारुल वाज गिवन 2 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेन इथाइलमाइन एंड द अदर कंटेन एनिलीन। एक एलिफेटिक अमाइन है, एक एरोमेटिक अमाइन है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स सी एड्स अ रिएजेंट X टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। सी ऑब्जर्व दैट इन ओनली वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब अ येलो डाई इज फॉर्म्ड। तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा? ये डाई वाला कंसेप्ट कहाँ से आता है? कपलिंग रिएक्शन से आता है ना। जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? एनिलीन के साथ, है ना। इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है क्योंकि एनिलीन इटसेल्फ अ बेस, तो ये HCl हो जाता है, बेंजीन N2 बेंजीन NH2 पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन से हम लोग बोलते हैं, और ये एक येलो डाई होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम फिनोल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? कौन से कलर की डाई बनती है? आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई द रिएजेंट X। तो रिएजेंट X क्या होगा भाई? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड एंड गिव अ रीजन व्हाई इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल इन लैब। कैसे बनाया जाता है भाई बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को? हम लोग एनिलीन लेते हैं, अनिल को DC बनाते हैं ना, उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl। तापमान लिया जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और बेंजीन N2Cl बन जाता है। अब देखो, और इसको बहुत कम टेम्परेचर पे ताज़ा ताज़ा बनाया जाता है। ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है ताज़ा बनाना पड़ता है, फिर साथ के साथ यूज कर देते हैं इसको। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम नाइट्राइट टू अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल एंड देयरफॉर इज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इमीडिएटली। सितु फॉर्म में बनाया जाता है इसको। अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ येलो डाई फॉर्म्ड। ये हमारे पास येलो डाई बन चुकी है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक है बेटा,
तो ये दोनों सैम्पल पेपर अच्छे से लगा लेना, पहले वाला सैम्पल पेपर भी और ये वाला भी। और कुछ भी आपके डाउट्स रहे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना। और हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करो या ना करो, बस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना, सो दैट उसकी भी हेल्प हो जाए। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।